हेलो एवरीवन, जय हिंद। अगर आप क्लास 11 से क्लास 12 में जाने वाले हैं और अगर आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, क्लास 11 की फिजिक्स में जो आपने टॉपिक्स कवर किए हैं फिजिक्स में वो हैं बेसिक मैथमेटिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, एंड थर्मल फिजिक्स। देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में आपने क्या क्या स्टडी कर रखा है क्लास 11 में। आपने वेक्टर्स पढ़ा है, आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन, और उसके बाद आपने इंटीग्रेशन पढ़ी होगी। बात करें अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर जो आपने टॉपिक्स कवर किए हैं वो ये सब लिखे हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें थर्मल फिजिक्स की, तो जो आपने थर्मल फिजिक्स में टॉपिक्स कवर किए हैं वो ये हैं। तो ये है वो टॉपिक्स जो आपने थर्मल फिजिक्स के अंडर स्टडी किए हैं क्लास 11 में। तो अगर आपने क्लास 11 में सही से स्टडी की है तो आपने नोटिस किया होगा कि बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपसे क्लासिकल मैकेनिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही होगी। देखिए, थर्मल फिजिक्स में आपको बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ तो हो रहा होगा लेकिन थोड़ा सा कम कंपैरेटिव टू क्लासिकल मैकेनिक्स, लेकिन यहां पे भी यूज़ हो रहा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स एक फाउंडेशन का काम करता है अगर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स को स्टडी करना है। क्लास 12 की बिगिनिंग से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट जो प्रॉब्लम्स आपने क्लास 11 में फेस की, आप उन प्रॉब्लम्स को क्लास 12 में ना फेस करो और क्लास 12 की फिजिक्स आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। तो अब हम क्लास 12 के सिलेबस को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपका जो फिजिक्स का क्लास 12 का सिलेबस है उसमें भी आपको 3 पार्ट्स को स्टडी करना होता है। तो क्लास 12 में आपने जो स्टडी करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसको हम EMTB बोलते हैं। इसके बाद आपको ऑप्टिक्स स्टडी करना होता है एंड लास्टली आप स्टडी करेंगे मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप NCERT बुक खोलें तो आप पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के टोटल आपने 8 चैप्टर्स स्टडी करने हैं क्लास 12 में, ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर्स और मॉडर्न फिजिक्स के आप 5 चैप्टर्स स्टडी करेंगे। तो जो रोल क्लास 11 में बेसिक मैथमेटिक्स ने प्ले किया था वैसा ही कुछ सिमिलर रोल क्लास 12 में भी बेसिक मैथमेटिक्स प्ले करने वाला है। तो आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स का वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोबारा से सेम रोल प्ले करने वाला है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में और थर्मल फिजिक्स में यूज हुआ था। तो अब आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं यहां पे कि अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सिर्फ फॉर्मूला सही से आते हैं और इनको अप्लाई करना आता है तो आप क्लास 12 की फिजिक्स को सेटिस्फैक्टरली समझ जाओगे। लेकिन ऐसा वेक्टर्स के साथ नहीं है। वेक्टर्स के लिए आपको क्लास 12 में डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी और साथ ही साथ में आपको इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। देखिए, बता दें कहां पे इस वेक्टर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, जो आपका मेजर पोर्शन है सिलेबस का, यहां पे आपको वेक्टर्स का सबसे ज्यादा रोल दिखता है।
यहां पे आपको डायरेक्शंस के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। फॉर दैट रीज़न ये जो वेक्टर्स है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है अगर आपको क्लास 12th की फिजिक्स को सही से अंडरस्टैंड करना है। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो तब भी आप क्लास 12th के सिलेबस को पढ़ सकते हो, लेकिन आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा जगह पे क्रैम करोगे, चीज़ों को रटना शुरू कर दोगे और वहीं पे आपके पास डिफ़िकल्टी और कन्फ्यूजन आ जाती है। तो मैं अपनी तरफ से ये आपको बेस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में आपको वेक्टर्स पूरा कंप्लीटली समझा दूँ आपकी क्लास 12th की बिगिनिंग होने से पहले, और साथ ही साथ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज और उनको किस तरह से अप्लाई करते हैं वो भी बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स को स्टडी करना। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स में देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, या आप इनको मेजरेबल क्वांटिटीज भी बोलते हो। देखिए क्या होते हैं, those quantities which can be measured directly or indirectly। वो वाली क्वांटिटीज जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उन्हें आप फिजिकल क्वांटिटीज या मेजरेबल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो व्हाइट बोर्ड है इसकी लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं, तो इसकी लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। इसी तरह से मेरा मास दैट इज ऑल्सो मेजरेबल, तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं लेंथ, मास, टाइम एंड सो ऑन एटसेट्रा। देखिए ऐसे भी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लव, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी। तो ये जो क्वांटिटीज हैं इनको हम मेजर नहीं कर सकते। हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि हमारे में 50 यूनिट्स ऑनेस्टी है या हमारे पेरेंट्स हमसे 20 यूनिट्स लव कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बोली जाती हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। ठीक है, हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी नहीं करेंगे। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। एक होती हैं आपके पास स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, और साथ में लिखेंगे विद यूनिट्स स्पेसिफाइड। मतलब कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास यूनिट्स भी होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिट्स नहीं है किसी क्वांटिटी के पास तो आप उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हो। जैसे अगर लिखा हो इस तरह से 2, तो देखो 2 मुझे नहीं बता पा रहा कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डिस्टेंस है, क्या ये टाइम है, क्या ये कुछ और क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसका यूनिट स्पेसिफाई कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 2 सेकेंड्स, तो अब मैं श्योर हो जाऊंगा कि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में यूनिट्स का होना कंपलसरी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ में यूनिट्स होगा ही, उनको आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल जो होगी स्केलर क्वांटिटीज की वो रहेंगे आपके पास डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एटसेट्रा। दूसरा जो टाइप है वो है वेक्टर क्वांटिटीज, और इसकी हमने डिटेल्ड स्टडी करनी है। एक्चुअली हमने यही पढ़ना है, वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है विद यूनिट्स स्पेसिफाइड
साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, और तीसरी कंडीशन भी होती है कि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करने चाहिए। दे शुड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो आप उसे एक वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। देखिए ये थर्ड वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है एम्पेयर, और डायरेक्शन भी होती है। किसी सर्किट में आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बना सकते हैं, लेकिन सिंस इलेक्ट्रिक करंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो करती है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो ये तीनों कंडीशंस कंपलसरी हैं किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर कहलाने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा। तो ये होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए जिनको मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं पता उनके लिए बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, या आप इसको सिंपली एक नंबर भी बोल सकते हैं। जैसे कि 2 इज ए नंबर, तो आप इसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। 5, 3.2, तो ये जो सारे नंबर्स हैं आप इनको मैग्नीट्यूड बोले या न्यूमेरिकल वैल्यू बोले या नंबर बोल दें, तीनों का सेम मीनिंग रहने वाला है। आगे हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए अगर आपने बुक्स देखी हो तो आपने देखा होगा वेक्टर्स को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर है a, तो मैं इसको या तो इस तरह से लिख सकता हूं, पहले अल्फाबेट a लिख लूं और इसके ऊपर एक एरो बना दूं, या फिर मैं इस अल्फाबेट को अगर बोल्ड करके लिख लूं तो क्या होगा, तो भी ये वेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है और ये भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम जो ज्यादा वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं वो ये वाली होती है, क्योंकि बार बार अल्फाबेट्स को बोल्ड करके बनाना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो ये हमारे लिए वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, हाउ विल यू राइट ए स्केलर क्वांटिटी। आप किसी स्केलर क्वांटिटी को किस तरह से लिखते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आप उस स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड लिखेंगे और साथ में यूनिट्स भी प्रेजेंट होगा। बस इतना ही आप लिखेंगे एक स्केलर क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल 5 मीटर्स, तो ये 5 क्या है, ये 5 एक मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है या तो नंबर है, और ये जो मीटर्स है ये इसका यूनिट है। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड मीटर्स मींस यूनिट्स। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आपने लिख दी है। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हैं। How will you write a vector quantity? तो वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड, इसके साथ साथ यूनिट्स और डायरेक्शन, और बाय डिफॉल्ट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं इस तरीके से 2 मीटर्स टुवर्ड्स राइट, तो देखिए 2 जो है दैट इज मैग्नीट्यूड, मीटर्स जो है वो यूनिट है, और टुवर्ड्स राइट के पास डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन है।
तो ये जो क्वांटिटी लिखी गई है ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अभी आपने देखा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, आपके पास यूनिट होना चाहिए और आपके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए। लेकिन अब बात सुने, अगर आप क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक देखें, इधर लिख लेते हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक, और इसमें भी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज बताता हूं आपको, एक्सरसाइज 10.2। ये जो 10th चैप्टर है ये है वेक्टर अलजेब्रा पे, और 10.2 इसकी एक एक्सरसाइज है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज में वेक्टर्स को देखेंगे तो आपको वेक्टर्स इस तरह से दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप। अब देखिए ये जो वेक्टर है इसके पास एक मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ में डायरेक्शन है, लेकिन इस वेक्टर के पास यूनिट नहीं है। तो कौन सा सही है, ये सही है या फिर ये सही है? तो इस कंफ्यूजन का आंसर देते हैं आपको। देखिए फिजिक्स में आप क्या करते हैं, आप वेक्टर्स को स्टडी करते हैं एज ए फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर्स एज फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर कोई चीज फिजिकल है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके पास यूनिट तो होना चाहिए। इसलिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये जो चीज लिखी हुई है ये इनकरेक्ट है। लेकिन आप मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, आप मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या मतलब वेक्टर अलजेब्रा का? आप वेक्टर्स की एडिशन देखते हैं, आप वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन देखते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन देखते हैं एंड सो ऑन। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको करने के लिए आपको यूनिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। फॉर दैट रीजन मैथमेटिक्स में आपका जो वेक्टर होता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, बट ये फिजिकल वेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देखो अगर मेरे को कोई बोल दे कि डिस्प्लेसमेंट इस तरह से दी गई है 5 टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके पास यूनिट ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कितनी डिस्प्लेसमेंट है। क्या पता 5 किलोमीटर्स हो, क्या पता 5 मीटर्स हो, क्या पता 5 सेंटीमीटर्स हो। तो यूनिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हैं। तो आई होप आपको एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ये अगर आपने मैथ्स रखा हुआ है सब्जेक्ट तो आपको आज नहीं तो कल ये डिफिकल्टी फेस करनी ही थी, तो मैंने इसका आपको अभी ही आंसर बता दिया है। हम जो यहां पे पढ़ने वाले हैं वो हम वेक्टर्स एज ए फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फिजिकल वेक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं।